क्या नेपाल में जो कुछ हुआ वो वाकई में केवल सोशल मीडिया का बैन, करप्शन का इशू था, या फिर जिंजी और सोशल मीडिया के गुस्से के बीच एक गहरी साजिश भी आपको नेपाल में दिखाई पड़ती है? क्या ये केवल इत्तेफाक है कि 2021 में म्यांमार में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, 2022 में श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे को भागना पड़ता है, सरकार पलट जाती है, 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन जो है वो सरकार को पलटता है, और अब 2025 में नेपाल, जहां पर सोशल मीडिया बैन के चलते गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को 48 घंटों में देश छोड़कर भागना पड़ता है, नेताओं की पिटाई हो जाती है, संसद भवन जल जाता है, होली का घर जो है वो धधक धधकता है और सारे मंत्री, सारे नेता भागने लगते हैं। नेपाल में बच्चों की जो मांग है वो पूरी तरह जायज है। नेपाल में जो कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। नेपाल के इस आंदोलन में वहां के बच्चों, वहां के प्रोटेस्ट करने वालों को हमारा समर्थन है। जिन्हें गोलियां मारी गई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो वो भी हम चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इससे आगे बढ़कर एक सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ ये संयोग है जो कुछ नेपाल में हम देख रहे हैं, या कहानी इससे आगे की है? क्योंकि क्या एशिया में ही जो तमाम छोटे छोटे देश हैं वो एक के बाद एक अस्थिरता का शिकार हो रहे हैं? ये केवल संयोग है या यूएस चाइना वॉर का इसमें भी असर है? क्योंकि दिखाई यही पड़ता है कि जो लाल सलाम के करीब गया उसका काम तमाम कर दिया गया। लाल सलाम बोले तो चीन, जो यूएस को आंख दिखाने की कोशिश किया वो बर्बाद हो गया। और इसीलिए सवाल ये है कि क्या इसमें डीप स्टेट का हाथ है, सीआईए, विदेशी एजेंसियों का हाथ है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और डीप स्टेट की अचानक चर्चा क्यों बढ़ गई? सवाल यह भी कि नेपाल में एक आंदोलन होता है जो किसी की लीडरशिप में नहीं होता है, छात्रों का आंदोलन होता है, समर्थन कई लोगों ने किया था, लेकिन जो हमला होता है, जो विरोध होता है वो इतना ऑर्गेनाइज होता है कि सरकार की चूल्हे हिल जाती है। क्या ये शक संदेह नहीं पैदा करता? डीप स्टेट की अचानक चर्चा इतनी तेज क्यों है? और क्या भारत के सारे पड़ोसी देशों में ऐसे आंदोलन होने के बाद